हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग के कंप्यूटर के प्रैक्टिस सेट चल रहे थे। जो बच्चे बिहार में जो बिजली विभाग में भर्ती आई थी, जो अकाउंट क्लर्क की, या फिर जो आप लोग की UPPSC असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑडिटर की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो बच्चे, उनके लिए कंप्यूटर के प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रही थी। तो इसी के आगे अब हम प्रैक्टिस सेट 4 सॉल्व करेंगे, जिसमें हम और कुछ नए क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो उसके चैनल पे प्लेलिस्ट अपलोड है, देख लीजिएगा। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अक्यूमुलेटर इज एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ। अक्यूमुलेटर डैश का एक समाकलित घटक है, सीपीयू का, हार्ड डिस्क का, रैम का, कैश मेमोरी का। क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो अक्यूमुलेटर होता है वो किसका एक इम्पोर्टेंट या इंटीग्रल जो होगा वो कंपोनेंट होता है। तो ये किसका कंपोनेंट हो जाएगा? ये हो जाता है सीपीयू का कंपोनेंट। सीपीयू क्या हो जाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ये उसी का ही एक कंपोनेंट होता है। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है? यानी क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि मेमोरी के साइज के या फिर जो उसकी परफॉर्मेंस होती है उसके बेसिस पे कौन से कंप्यूटर ऐसे जिनको बिग आयरन कहा जाता है? मैक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। कौन से कंप्यूटर ऐसे होते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं उनको बिग आयरन के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं मेनली यूज किए जाते हैं जहाँ पर आपके बहुत से काम जो मल्टीटास्किंग एक साथ करी जा रही होती है या फिर ज्यादा बड़ी मात्रा में डेटा को प्रोसेस करना होता है, तो वहां पर इन कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ defining a problem is terms of few steps and then exploring each of the steps further is known as। किसी समस्या को परिभाषित करने की प्रक्रिया कुछ चरणों की शर्तें हैं और फिर प्रत्येक चरण की खोज को आगे डैश के रूप में जाना जाता है। स्टेप वाइज रिफाइनमेंट, मॉडर्नाइजेशन, इंटीग्रेशन, डिवाइड एंड कन्क्वायर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई प्रॉब्लम है उसको परिभाषित करने की जो प्रोसेस होती है उसमें कुछ चरण होते हैं। कोई प्रॉब्लम है उसको आप अगर डिफाइन कर रहे हैं तो कई स्टेप्स में डिफाइन करते हैं, तो प्रत्येक जो स्टेप होता है उसकी खोज को आगे हम लेकर के जा रहे हैं तो उसे किस नाम से जाना जाता है? तो कहलाता है स्टेप वाइज रिफाइनमेंट, चरणवार शोधन। यानी कि एक एक चरण पर आप जो उसके बारे में चीजों को समझ रहे हैं, खोज कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, तो स्टेप वाइज रिफाइनमेंट। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। इसको और अगर कहेंगे किस नाम से जाना जाता है तो इसे टॉप डाउन डिजाइन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन में ये भी लिख करके आ सकता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसे टॉप डाउन डिजाइन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम दैट इज कैपेबल ऑफ रीजनिंग, लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इज टर्म्ड एज। एक कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता है जो तर्क करने, सीखने और समस्या हल करने में सक्षम है, उसे कहा जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस, वर्चुअल इंटेलिजेंस, कॉमन इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कंप्यूटर सिस्टम जो होता है उसकी क्या विशेषता है कि वो तर्क करता है, रीजनिंग या फिर लर्निंग जो होगी या फिर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है कि में सक्षम होगा, उसे क्या कहा जाता है? उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। आजकल तो एआई बहुत ज्यादा प्रचलन में है ही, आप सभी लोग जानते हैं एआई के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि जब कंप्यूटर सिस्टम इस तरह से काम कर रहा है कि वो खुद से यानी स्वयं से सोच सकता है, समझ सकता है और सीख सकता है, रीजनिंग दे सकता है, तो वो आपका एआई कहलाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एक आंसर है ऑप्शन। और जनरली जो कंप्यूटर्स होते हैं उसमें जो आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसी इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे कंप्यूटर काम करता है, वो खुद से सोचने समझने की शक्ति उसमें नहीं होती। यानी कि मानव मस्तिष्क में जैसे हम लोग का जो ह्यूमन माइंड है खुद से चीजों को सोच समझ सकता है, रीजनिंग कर सकता है, नई नई चीजें ला सकता है, लेकिन कंप्यूटर वही काम करता है जो आप उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो आपके इंस्ट्रक्शंस को ही वो फॉलो करके काम करता है। अगर आपने इंस्ट्रक्शन गलत दिए हैं तो वहां पर आपका जो आउटपुट आएगा वो भी रॉन्ग ही होगा। तो स्वयं से नहीं सोचे समझेगा, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये होता है कि वो उसमें एक ये क्षमता होती है, कैपेबिलिटी होती है कि सोच सकता है, समझ सकता है, सीख सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Which of the following will indicates that the motherboard battery has failed? संकेत में से कौन इंगित करेगा कि मदरबोर्ड की बैटरी विफल हो गई है? ऑपरेटिंग सिस्टम पासवर्ड लॉस्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम का पासवर्ड अगर खो जाएगा, फाइल्स ऑन हार्ड डिस्क गेट करप्टेड, हार्ड डिस्क पर फाइलें करप्ट हो गई हैं, हार्ड डिस्क हैज बीन सेक्टर्स,
हार्ड डिस्क खराब सेक्टर है। हार्डवेयर सेटिंग इंक्लूडिंग करेंट डेट एंड टाइम रिवर्ट टू डिफॉल्ट वैल्यूज। हार्डवेयर सेटिंग वर्तमान दिनांक और समय सहित डिफॉल्ट मानों पर वापस लौटे। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि कब हमें पता चलेगा या कौन सी सिचुएशन हमें ये बताएगी कि मदरबोर्ड जो है उसकी बैटरी खराब हो गई है या फेल हो गई है। तो कौन सी इसमें सिचुएशन ऐसी होगी, वो हो जाएगी आपकी डी वाला पॉइंट कि यानी हार्डवेयर सेटिंग वर्तमान जो टाइम होगा वो करेंट डेट टाइम रिवर्ट करने लगेगी, यानी कि सही नहीं दिखाएगी, वापस डिफॉल्ट रूप से चली जाएगा। तो ये हो जाता है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें क्या रहता है कि जो पीसी होता है आपका, जो पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं, उसमें मदरबोर्ड में एक बैटरी लगी होती है जो कि मेनली दो ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करती है, दो ऑब्जेक्टिव्स के लिए होती है। पहले एक हो जाता है जो कॉन्फ़िगरेशन के लिए मेमोरी रखती है अपने पास, और दूसरा हो जाता है जो कंप्यूटर की रियल टाइम क्लॉक होती है उसको फीड करने की, जो डेट और टाइम को जो है एग्जैक्टली करेक्टली दिखाना। तो जब ये दोनों चीजें गलत दिखाने लगे हैं, डिफॉल्ट मान जो उसके हैं उन पर वापस से चली जाएं, नया कुछ नहीं दिखा रही है सही, तो वहां पर माना जाता है कि जो मदरबोर्ड की बैटरी है वो करेक्ट हो गई है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस नई तकनीक को क्या कहते हैं जो एक कृत्रिम दुनिया के सृजन की क्षमता प्रदान करती है और उसमें लोग परस्पर अंतःक्रिया भी करने लगते हैं। दूरस्थ वास्तविकता, आभासी वास्तविकता, वैकल्पिक वास्तविकता, 3D वास्तविकता। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो नई टेक्नोलॉजी जो होती है क्या कहलाती है, जहाँ पर एक आर्टिफिशियल वर्ड बन जाएगा, यानी कि एक आर्टिफिशियल वर्ड क्रिएट हो जाएगा और उसमें लोग आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट भी कर रहे हैं। तो वो क्या कहलाता है, वो हो जाता है आभासी वास्तविकता, यानी कि एक्चुअल में नहीं है, आपको ये आभास हो रहा है कि इस तरह की एक दुनिया है जिसमें लोग आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत भी कर रहे हैं। जैसे कि आज के टाइम में देखिए एक अलग ही सोशल मीडिया की दुनिया बन गई है, वहाँ पर एक्चुअल में आप सामने लोग को जानते नहीं, पहचानते नहीं, कुछ भी नहीं पता। इसके अलावा जो कैरेक्टर सब जो बन रहे हैं एआई के थ्रू, तो कैरेक्टर एक्चुअल में है ही नहीं, लेकिन उनको क्रिएट किया जा रहा है और वो क्रिएशन जो है वो आप उसको एक एग्जैक्ट वर्ड में अपने वर्ड में मान रहे हैं, बट वो एक्चुअल में है ही नहीं। जैसे कि जो फिल्म वगैरह देखते हैं, जो हीरोज हो रहे हैं, जो कार्टून या इस तरह के हीरोज बन रहे हैं, आप लोग सब लोग तो देखते ही होंगे गेम्स में सब में, तो वो एक्चुअल में नहीं होते, लेकिन क्या है वो एक ऐसे वर्ड में एग्जिस्ट कर रहे हैं जो आज के थ्रू एआई के थ्रू चल रहा है, तो उसमें एग्जिस्ट करते हैं। तो आभासी वास्तविकता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ वायरस इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में वायरस का सही पूर्ण रूप क्या है। वायरस आपने बहुत सुना होगा शब्द, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। Vital interchange result until source, vital information resources under cease, vital information recognize search, vital information record user cease। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वायरस का सही या फिर पूर्ण रूप क्या है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाता है। वायरस होता क्या है, एक तरह का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर में सेव जो डाटा होता है उसको करेक्ट भी कर सकता है, चोरी कर सकता है, उसको हानि पहुंचा सकता है, सिस्टम को खराब कर सकता है। तो यहाँ पर कई आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। बहुत टाइप्स के होते हैं, अलग अलग प्रोसीड्यूर मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एटीएम का संक्षिप्त रूप है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑल टाइम मनी, ऑटोमेटिक टेली मशीन। यहाँ पर आपको एटीएम की फुल फॉर्म बतानी है, सभी को पता होगी, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे कि एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है। मोस्टली सबके पास भी होगा, तो फुल फॉर्म इसकी आप लोग मुझे जरूर से कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सेविंग योर करंट फाइल एज ए न्यू वन विदाउट ओवरराइटिंग द ओरिजिनल फाइल कैन बी डन वेयर। आपकी मौजूदा फाइल नए रूप से में किसके द्वारा सेव की जा सकती है बिना आपकी मूल फाइल को अधिलेखित किए बिना। न्यू, सेव, सेव एज, ओपन। कहने का क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि जो आपकी करंट फाइल है उस फाइल को हटाए बिना या वो फाइल भी रहेगी, आप एक न्यू फाइल को जो है ओरिजिनल फाइल के उसमें एक नई फाइल को भी कर सकते हैं सेव। वो क्या कहलाता है, कौन सा ऑप्शन के थ्रू आप काम कर सकते हैं, तो उसे सेव एज कहा जाता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कि जो, तो यहाँ पर जो सेव एज ऑप्शन होता है वो क्या करता है कि एक इस तरह का कमांड है जो आपकी पहले की फाइल होती है उसको ही एक नए नाम से या नई जगह पर, जैसे डेस्कटॉप पर आप सेव करना चाह रहे हैं डेस्कटॉप पर वैसे ही सेव कर देता है और वहां पर आपकी मेन फाइल जो होती है वो भी रहती है सुरक्षित। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन MS Word यू कैन डिस्प्ले द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स बाय प्रेजेंटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन की।
वर्ड में आप निम्न में से किन फंक्शन कुंजियों को दबाकर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्टकट कीज, इनको जरूर से याद कर लीजिएगा, एक दो आपको क्वेश्चन में जरूर पूछी जाएंगी। F5, कंट्रोल प्लस F5, कंट्रोल प्लस F4 या फिर F4 कौन सी हो जाती है जिससे फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स जो होता है वो ओपन हो जाता है, वो हो जाती है F5। जब सिर्फ जो फंक्शन कीज ऊपर दे रखी होती है उनमें से जो F5 है उसको जब आप जो प्रेस करते हैं तो वहां पर आपका जो फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स होता है वो ओपन हो जाता है। या फिर आप इसकी जहां पर कंट्रोल प्लस F का यूज भी कर सकते हैं तो वहां पर भी होती है, लेकिन यहाँ पर F5 और F4 दे रखा था इसलिए वो नहीं माना गया। अगर इसकी जगह आप सिर्फ कंट्रोल प्लस जो F होता है उसको अगर जो है प्रेस करेंगे तो भी आपकी ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। तो दोनों में से कोई भी दे रखा होगा आंसर करेक्ट होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें क्या मतलब होता है कि कहीं पर आप कुछ चेंज करना चाह रहे हैं पैरा में तो वहां पर उसको आप लिख दीजिएगा तो फाइंड हो जाएगा, उसका रिप्लेस में जो भी आप वहां पर उस जगह पर वर्ड को डालना चाह रहे हैं तो कहीं का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए टूल फॉर एनालाइजिंग स्प्रेडशीट के विश्लेषण के लिए इनमें से कौन सा उपकरण नहीं है। मेल मर्ज, व्हाट एनालिसिस, वर्ड सीक, सॉर्टिंग। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो स्प्रेडशीट होती है उसको एनालिसिस करने के लिए कौन सा इसमें से उपकरण जो होता है उसका यूज नहीं किया जाता। तो व्हाट एनालिसिस का भी होता है, वर्ड सीक का भी होता है, सॉर्टिंग का भी कह रहे हैं। तो मेल मर्ज है उसका यूज नहीं किया जाता, तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है। मेल मर्ज जो होता है उसका यूज जो किया जाता है वो MS वर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसका। MS वर्ड में क्या रहता है कि जब एक ही जो लेटर आपने टाइप किया है आप कई लोगों को भेजना चाह रहे हैं, उसमें अलग अलग तरह की चीजें उसमें अटैच करके तो वहां पर आप मेल मर्ज का ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो एक आंसर है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश रिफर्स टू अनसॉलिसिटेड कॉमर्शियल ईमेल्स दैट फ्लड द इंटरनेट। डैश का वांछित वाणिज्यिक ईमेल से है जिनकी इंटरनेट पर बाढ़ रहती है। स्पाईवेयर, ट्रोजन हॉर्स, मॉलवेयर, स्पैम। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये सबको पता होगा, बहुत ही सिंपल सा है कि कुछ कॉमर्शियल ईमेल्स जो है कंप्यूटर आपके मोबाइल पर या नेट के थ्रू जो है आपके लैपटॉप कंप्यूटर पे आती रहती हैं लगातार। आपकी ईमेल बॉक्स अगर चेक करिएगा तो वहां पर तो वो क्या कहलाती हैं, तो उस तरह की ईमेल्स को क्या कहते हैं, वो स्पैम कहलाती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। स्पैम की तरह ही वो आपको फोल्डर्स में शो भी करती है, फोल्डर हो जाता है स्पैम का, वहां पर शो करने लगती है। एक आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द ऑप्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज इनकंसिस्टेंट विद द रिमेनिंग 3। उनके में से उस विकल्प का चयन करें जो शेष तीनों से असंगत है। विंडोज, यूनिक्स, डॉस, मैकफी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो अलग है, कौन सा आपका अलग हो जाएगा तीनों में से और कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाता है मैकफी। जो विंडोज, यूनिक्स और डॉस ये तीनों ही क्या है, ये एक तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये तीनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। जबकि मैकफी क्या है, एक अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनी है जो कि एंटीवायरस और VPN की सर्विसेज देती है। ये मैकफी जो है आपकी वो एंटीवायरस और जो VPN होता है उसकी सर्विस प्रोवाइड कराती है। बाकी ये तीनों क्या है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज CMOS स्टैंड फॉर। CMOS की फुल फॉर्म आपको बतानी है। कोर मेमोरी ओरिएंटेड सेमीकंडक्टर, कोर मेमोरी ऑफसेट सेमीकंडक्टर, कैपेसिटिव मेटल ऑक्सीडाइज सेमीकंडक्टर, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो क्या है CMOS की फुल फॉर्म हो जाएगी कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। फुल फॉर्म आपको जितने भी प्रैक्टिस सेट है सभी में एक दो फुल फॉर्म जरूर रहेंगी, अलग से नोट कर लीजिएगा। इसकी हिंदी की भी अलग से प्रैक्टिस सेट मैंने अपलोड किए हैं, उनको भी देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उनको भी देख लीजिएगा, वो भी क्वेश्चंस अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कई आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये होता क्या है, तो ये जो CMOS है एक तरह की चिप होती है, मेमोरी चिप होती है जो कि मदरबोर्ड पर रहती है और ये बैटरी की हेल्प से फंक्शन करती है, चलती है। इसको आप जो भी मैंने मदरबोर्ड के आपको मेन दो काम बताए थे, ऑब्जेक्टिव्स बताए थे कि क्या होते हैं, उद्देश्य क्या होते हैं, किस काम करती, तो जो वहां पर रियल टाइम क्लॉक का काम था वो इसी CMOS के द्वारा किया जाता था। तो जो टाइम जो है वो सही इसमें दिखाने का वो यही करती है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आई होप आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखा करिए, तो उससे भी नए क्वेश्चन जो बनते हैं तो वहां पर आपके लिए इजी हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया प्रैक्टिस सेट के साथ।
तो अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दीजिएगा, चैनल अपना सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।